अगला टॉपिक है बुद्धि। बुद्धि क्या है? मनुष्य एवं संसार के अन्य प्राणियों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो बुद्धि का ही है, और इसी के बल पर संसार की प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है। बुद्धि हमारी जन्मजात शक्ति होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि हमारी जन्मजात शक्ति होती है, परंतु इसमें कार्य करने की क्षमता का विकास वातावरण से संपर्क से होता है। बुद्धि की अवधारणाएं या बुद्धि की परिभाषाएं हैं। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि इन 4 शब्दों से निहित है, शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों को समझने की शक्ति है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की विधि है, और गाल्टन के अनुसार बुद्धि समझने व पहचानने की शक्ति है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि सत्य एवं तथ्य को पहचानने व तर्क की शक्ति है। अब हैं बुद्धि के प्रकार। वेरी इंपॉर्टेंट है बुद्धि के प्रकार, गेरेट के अनुसार और थॉर्नडाइक के अनुसार। गेरेट ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है: यांत्रिक में मूर्त और गामक, और अमूर्त यानी शाब्दिक बुद्धि, और सामाजिक। यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक, इन 3 प्रकारों में बांटा है बुद्धि को गेरेट ने। और थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 वर्गों में बांटा है: मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। प्रत्येक व्यक्ति में तीनों प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, परंतु जो जिस क्षेत्र में काम करता है वह अधिक होती है। सबसे पहले ये मूर्त, इसको यांत्रिक कह सकते हैं या गमक बुद्धि भी कह सकते हैं। जो यंत्रों के क्षेत्र में अधिक सक्रिय हो, विशेषकर चालक, मिस्त्री एवं इंजीनियर में पाई जाती है ये बुद्धि। अमूर्त बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि, शब्दों को समझने वाली बुद्धि, विशेषकर शिक्षक, व्याख्याता, विद्यार्थी, दार्शनिक आदि में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक वातावरण में व्यवहार से संबंधित बुद्धि, यह विशेषकर सामाजिक कार्यकर्ता, समाजसेवी, राजनेता, वकील आदि में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। अब हैं बुद्धि के सिद्धांत। सबसे पहला बुद्धि का सिद्धांत है एक कारक या एक तत्व या एक खंडात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने, टर्बन और एटन ने सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी बुद्धि में कोई एक ही कारक होता है जो सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। कुछ विद्वानों ने इसका खंडन किया है। जॉनसन ने इसे निरंकुशवादी बुद्धि सिद्धांत कहा है। इम्पोर्टेंट है, जॉनसन ने इस सिद्धांत को निरंकुशवादी बुद्धि सिद्धांत कहा है। अगला सिद्धांत है द्विकारक या द्वितंत्र या द्विखंड बुद्धि सिद्धांत है। ये इसके प्रस्तुतकर्ता यानी देने वाले हैं स्पिनरमैन। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी बुद्धि में 2 कारक पाए जाते हैं। एक है सामान्य कारक और एक है विशिष्ट कारक। सामान्य कारक को नाम दिया जी कारक, जनरल कारक, और विशेष कारक को दिया है एस नाम दिया है। सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है, जो सभी व्यक्तियों में पाई जाती है, और विशेष कारकों में अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग पाई जाती है, जो वातावरण से अर्जित की जाती है। इस सिद्धांत में जी यानी सामान्य तथा एस यानी विशिष्ट प्रकार के कारक बताए गए हैं, और इस सिद्धांत के अनुसार जी कारक जन्मजात होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं है, और एस कारक वातावरण से अर्जित होता है एस कारक, तथा इसमें परिवर्तन संभव है। जी कारक मध्य में पाया जाता है, तथा एस कारक जी कारक के चारों ओर घूमकर कार्य करते हैं, तथा एस कारक जी कारक के आदेश की पालना करते हैं। एस कारक असंख्य होते हैं। जॉनसन के अनुसार ये सिद्धांत राजतंत्रात्मक बुद्धि सिद्धांत है, क्योंकि यहाँ जी कारक राजा की तरह हुक्म देता है तथा एस कारक प्रजा की तरह कार्य करता है। ये जॉनसन की परिभाषा है।
स्परमैन ने द्विकारक बुद्धि सिद्धांत को 1904 ईस्वी में दिया था तथा स्वयं ने ही 1911 ईस्वी में अपने इस सिद्धांत को बदलकर त्रिखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार हमारी बुद्धि में एक और समूह कारक खंड पाया जाता है, जिस खंड में जी व एस कारक समूह में होते हैं। अगला है समूह कारक बुद्धि सिद्धांत। समूह कारक बुद्धि सिद्धांत थर्स्टन ने दिया और इसके सहयोगी हैं केली। थर्स्टन एवं केली ने अपनी पुस्तक PMA यानी प्राथमिक मानसिक योग्यता में बताया कि हमारी बुद्धि में कुल 13 कारक होते हैं जो समूह में पाए जाते हैं, जिनमें 7 कारक जिसका संबंध दैनिक जीवन से होते हैं और वे महत्वपूर्ण होते हैं। केली ने स्वतंत्र रूप से अपनी पुस्तक क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ मैन में विचार दिया और 9 कारक बताए इसमें, जो सभी महत्वपूर्ण हैं तथा समूह में पाए जाते हैं। समूह कारक सिद्धांत। अगला है बहुकारक सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत। इस सिद्धांत को बहुखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है और इसको देने वाले हैं थॉर्नडाइक। बहुकारक सिद्धांत को बालुका व परमाणुवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें बहुत बहुकारक बांटे हैं, ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई इत्यादि में बांटे हैं और थॉर्नडाइक के अनुसार हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के लिए अलग अलग कारक जिम्मेदार होता है। जॉनसन के अनुसार इस सिद्धांत में किसी एक कारक का सहयोग सभी कारक करते हैं, अर्थात सहकारिता का दृष्टिकोण होने से यह प्रजातांत्रिक बुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। अगला सिद्धांत है तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा देना और अच्छे कमेंट करना ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो सिद्धांत है तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था RB केटल ने। तरल बुद्धि सिद्धांत। तरल बुद्धि ये जन्मजात बुद्धि होती है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है और दैनिक कार्य में ये बुद्धि उपयोगी होती है। ठोस बुद्धि ये वातावरण जनित एवं अनुभवों पर आधारित होती है तथा यह हमारी सफलता में इसी का योगदान होता है और ये आगे से आगे बढ़ाई जा सकती है। अगला बुद्धि का सिद्धांत है त्रिविमीय या त्रिवर्गीय या त्रिवर्ग बुद्धि सिद्धांत। यह दिया था स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने प्रासंगिक बुद्धि, वातावरणीय बुद्धि, अनुभवक बुद्धि में बांटा है। प्रासंगिक बुद्धि है जब कोई कार्य व्यवहार किसी प्रसंगानुसार हो और वातावरण बुद्धि है जब हम किसी वातावरण के अनुसार किसी कार्य को करते हैं। अनुभवक बुद्धि अनुभव के अनुसार होने वाला कार्य व्यवहार है और इस सिद्धांत के अनुसार हमारी बुद्धि में 3 घटक होते हैं जिन्हें प्रासंगिक घटक, अनुभविक व वातावरणीय घटक कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की कार्यप्रणाली उसके घटकों के संगठन पर निर्भर करता है। अगला सिद्धांत है लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय बुद्धि सिद्धांत। इन्होंने लेवल स्तर पर बांटा है और प्रस्तुत करता है जॉनसन द्वारा दिया गया। लेवल प्रथम जो जन्मजात बुद्धि होती है और लेवल सेकेंड जो वातावरण से अर्जित की जाती है। लेवल प्रथम बुद्धि सामान्य कारकों के लिए जिम्मेदार हैं जिसका विकास संभव नहीं है और लेवल द्वितीय बुद्धि वातावरण में रहकर अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अगली बुद्धि का सिद्धांत है बहुबुद्धि सिद्धांत। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुबुद्धि सिद्धांत ये दिया था हावर्ड गार्डनर ने। इनके अनुसार हमारी बुद्धि बहु प्रकार की होती है और प्रारंभ में इन्होंने 7 प्रकार बताए थे तथा वर्तमान में 8 प्रकार हैं जो निम्न है। वर्तमान में अब 9 प्रकार बता दिए इन्होंने। 9 प्रकार की बुद्धि को बांटा है इन्होंने। शाब्दिक,
आंकिक, तार्किक बुद्धि, गामक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, संगीतीय बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। अगला बुद्धि का सिद्धांत है त्रिआयामी या संरचनावादी बुद्धि, या भी 3D थ्योरी और प्रतिरूप सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी बुद्धि में 3 आयाम होते हैं जो एक निश्चित संरचना के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इन्होंने विषय वस्तु चार प्रकार की विषय वस्तु बताई है और 5 प्रकार की सक्रियाँ और 6 प्रकार के उत्पादन बताए हैं। विषय वस्तु 4 प्रकार कौन कौन से हैं? आकृत्यात्मक, प्रतीकात्मक और शाब्दिक और व्यवहारिक, ये 4 बताए। और संक्रिया में स्मृति, संज्ञान, अभिसरी, अपसारी और मूल्यांकन, ये 5 बताए। और उत्पादन इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धति और रूपांतरण एवं अनुप्रयोग, ये 6 बताए। यानी इनमें कुल खंडों की संख्या है 120, जो 1967 ईस्वी में 120 खंड थे और 1977 के अनुसार 150 और 1980 के बाद और वर्तमान में 180 खंड है। अगला सिद्धांत है आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत। इसका प्रस्तुत करता है बीएस ब्लूम के अनुसार हमारे शरीर में बुद्धि जैसी कोई विशेषता नहीं पाई जाती है। प्रतिदर्श या न्यायदर्श या नमूना सिद्धांत, यह सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी बुद्धि में कार्य करने की क्षमताओं से संबंधित प्रतिदर्श सैंपल होते हैं जो हमें किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। क व अ बुद्धि सिद्धांत या फिर ए व बी सिद्धांत, ये दिया था हेब ने। और इस सिद्धांत के अनुसार हमारी क व ख प्रकार की बुद्धि में क बुद्धि जन्मजात होती है और ब बुद्धि जो वातावरण से अर्जित होती है। संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंट बुद्धि, और इसके प्रस्तुत करता है गोलमैन। उचित स्थान पर उचित मात्रा में संवेग पैदा करना, और अरस्तु ने इनकी परिभाषा दी है क्रोध करना आसान है परंतु उचित समय पर उचित मात्रा में क्रोध करना मुश्किल है। सर्वप्रथम इस प्रकार का विचार अमेरिकी विद्वान जॉन मेयर एवं पीटर सोलेमन के द्वारा दिया गया, जिनके अनुसार संवेग के आधार पर किसी भी व्यवहार को संतुलित किया जाता है। अमेरिकी विद्वान डैनियल गोलमैन ने इसे एक बुद्धि सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया 1955 ईस्वी में। और संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, ये पुस्तक लिखी थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, डैनियल गोलमैन ने। डैनियल गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि का विकास जीवन के अंतिम पड़ाव तक संभव है। और थॉर्नडाइक बुद्धि का विकास 18 वर्ष तक हो जाता है थॉर्नडाइक के अनुसार। पियाजे के अनुसार बुद्धि का विकास 15 से 16 वर्ष तक हो जाता है। और क्रो के अनुसार बुद्धि का विकास 25 वर्ष तक हो जाता है। यदि एक व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है तो वह किसी भी कार्य को सफल बना सकता है। 80% सफलताएँ किसी भी व्यक्ति को संवेगात्मक बुद्धि के बल पर ही प्राप्त होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बुद्धि मापन। सर्वप्रथम फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने के कार्यों से 1890 ईस्वी में बुद्धि मापन का इतिहास प्रारंभ हुआ। और इन्होंने अपने मित्र साइमन के साथ मिलकर 1904 में पहला बुद्धि परीक्षण का तरीका प्रस्तुत किया, जिसे बिने साइमन परीक्षण के नाम से जानते हैं। बिने साइमन परीक्षण में 30 प्रश्न थे, परंतु ये परीक्षण व्यवहारिक नहीं होने के कारण असफल रहा। मानसिक आयु, अल्फ्रेड बिने ने 1908 ईस्वी में यह शब्द दिया था, जिसका अर्थ है एक वास्तविक आयु स्तर में बालक द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या है। मानसिक आयु का शब्द का उपयोग करते हुए विलियम स्टर्न ने अपना इस सूत्र दिया था। मानसिक
आयु बटा वास्तविक आयु। स्टर्न के विचारों से प्रभावित होकर विलियम टर्मन ने निम्न सूत्र 1916 ईस्वी में दिया था, जो सफल रहा। यानी बुद्धिलब्धि IQ बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, यानी IQ बराबर MA बटा CA गुणा 100, ये सूत्र दिया विलियम टर्मन ने। टर्मन ने 1916 ईस्वी में इसी सूत्र का उपयोग करते हुए कई लोगों के परीक्षण के बाद बुद्धिलब्धि सारणी प्रस्तुत की, जो ये सारणी है टर्मन की। यानी 25 से 49 तक या 25 से कम का वर्ग है महामूर्ख या मूढ़ बुद्धि। 50 से 69 तक की बुद्धिलब्धि वालों का वर्ग है मूर्ख बुद्धि। और 70 से 79 तक निर्मल बुद्धि, जो 7% लोगों में पाई जाती है। और 80 से 90 ये मंद बुद्धि या मंगोलिज्म, जो 16% लोगों में पाई जाती है। 90 से 109 तक ये सामान्य बुद्धि है और 50% लोगों में पाई जाती है। इम्पोर्टेंट है सामान्य बुद्धि यानी औसत बुद्धि। 110 से 119 तक तीव्र बुद्धि होती है और ये 16% लोगों में पाई जाती हैं। 120 से 139 तक ये प्रखर बुद्धि के लोग होते हैं और ये 7% लोगों में पाई जाती है। और 140 से ऊपर प्रतिभाशाली होते हैं और 2% लोगों पर जाती है। प्रतिभाशाली इम्पोर्टेंट है। क्रो एवं क्रो ने अपने विचार में स्पष्ट किया कि 130 या अधिक बुद्धिलब्धि वाला प्रतिभाशाली व 70 से कम बुद्धिलब्धि वाला व्यक्ति मंद बुद्धि होता है। ये क्रो एवं क्रो ने कहा था कि उसने एक बालक की आयु 10 वर्ष है तथा वह 12 वर्ष के बालक की तरह कार्य कर लेता है। वह बालक बुद्धिलब्धि की दृष्टिकोण से किस श्रेणी में आता है, तो सूत्र से निकाल कर देखेंगे तो हम ये सूत्र है, यानी मानसिक आयु है 12 और वास्तविक आयु है 10 और गुणा 100, तो 120 बुद्धिलब्धि IQ बराबर होगी। तो 120 बुद्धि किस में आएगी, तो देख लो 120 से 139 प्रखर बुद्धि के लोग होते हैं। यानी इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C, प्रखर बालक। अब ध्यान रखने योग्य तथ्य है, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि 80 से 90 को ही पिछड़े वर्ग बालकों की श्रेणी बुद्धिलब्धि का मानते हैं और सृजनशील बालकों की बुद्धिलब्धि 110 मानी जाती है और मंद बुद्धि बालकों को ही मंगोलिज्म बालक की संज्ञा दी जाती है। बुद्धि परीक्षण। अब बुद्धि परीक्षणों का इतिहास बहुत प्राचीन है, परंतु मनोवैज्ञानिक तरीके से ही बुद्धि परीक्षणों की शुरुआत 19वीं सदी से मानी जाती है। प्रमुख परीक्षण निम्न होते हैं। परीक्षणों के प्रकार हैं। परीक्षणों के 2 प्रकार हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत के अंतर्गत शाब्दिक और अशाब्दिक और सामूहिक के अंतर्गत शाब्दिक और अशाब्दिक। सबसे पहला है व्यक्तिगत परीक्षण में, जब एक व्यक्ति का परीक्षण एक बार में संभव होता हो तो वह व्यक्तिगत परीक्षण कहलाता है और इसमें शाब्दिक शिक्षित व्यक्तियों के लिए और अशाब्दिक अशिक्षित व्यक्तियों के लिए परीक्षण है। अब ये सामूहिक परीक्षण, एक से अधिक व्यक्तियों का सामूहिक परीक्षण संभव हो तो वह सामूहिक परीक्षण कहलाता है। इसमें शाब्दिक परीक्षण शिक्षित लोगों के लिए और अशाब्दिक अशिक्षित व्यक्तियों के लिए। प्रमुख बुद्धि परीक्षण है व्यक्तिगत है जो, तो सबसे पहले है बिने साइमन परीक्षण। यह परीक्षण बिने तथा साइमन के द्वारा दिया गया था और वाचिक शाब्दिक परीक्षण है। अवाचिक परीक्षण अशिक्षित लोगों के लिए विशेष रूप से होते हैं परंतु शिक्षित लोगों के लिए उपयोगी है। मनुष्य कर्षण परीक्षण, वस्तु संयोजन परीक्षण, चित्र पूर्ति परीक्षण, ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब एक सामूहिक परीक्षण, अल्फा बुद्धि परीक्षण, ये शिक्षित
सैनिकों के लिए प्रथम विश्व युद्ध के समय उपयोग लिया गया वाचिक परीक्षण है। और बिठा बुद्धि परीक्षण, ये अशिक्षित व्यक्तियों के लिए प्रथम विश्व युद्ध के समय ये परीक्षण प्रयोग में लिया था। अभी मैन ए ड्रॉ परीक्षण गुड एनफ द्वारा शुरू किया गया ये, और इस परीक्षण में पागल और मानसिक रोगी व्यक्तियों का परीक्षण किया जाता था। रेबेन मैट्रिक्स परीक्षण प्रोफेसर रेबेन द्वारा, इसमें स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो सामान्य लोगों के लिए, और रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स ये मंदबुद्धि बालकों के लिए, और उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स ये प्रतिभाशाली या सृजनशील बालकों के लिए। अब अन्य महत्वपूर्ण परीक्षण है जालोटा परीक्षण, ये जालोटा द्वारा, भाटिया परीक्षण भाटिया द्वारा, केटल संस्कृति मुक्त परीक्षण आरबी केटल द्वारा, जोशी परीक्षण प्रोफेसर जोशी द्वारा, और वेस्लर परीक्षण प्रोफेसर वेस्लर द्वारा। अभी सृजनात्मकता, सृजनात्मकता अर्थ है सृजन, यानी सृजन बनाना, नया करना या नया सीखना। जब किसी बालक व्यक्ति में नया सीखने, करने, बनाने या फिर मौलिकता की विशेषता पाई जाती है, जो इसे सृजनात्मकता कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए क्रिएटिविटी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो करेक्ट से बना है, जिसका अर्थ है नवनिर्माण या नवरचना, मौलिक रचना से होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता की परिभाषाएं नवीन परिणामों की उत्पादन एवं अभिव्यक्त करने की क्रिया है। और जेम्स ड्रेवर के अनुसार सुनिश्चित नवनिर्माण की सृजनशीलता ही सृजनात्मकता है। अब यही सृजनशीलता या सृजनात्मकता के लक्षण हैं। सृजनशील व्यक्तियों में अपसर चिंतन पाया जाता है, और सृजनशील बालकों की बुद्धि लब्धि 110 होती है, और ये लोग मिलनसार होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं और प्रभावमय होते हैं। उच्च समायोजन क्षमता होती है इसमें, और उच्च आकांक्षा स्तर के बालक होते हैं। मौलिक विचार पाया जाता है, सहयोग की भावना होती है, सदैव तत्पर रहने वाले व्यक्ति हैं, और नवनिर्माण क्षमता होती है। विशेष क्रियाओं में आकर्षण होते हैं, और उत्साही प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। समस्या समाधान के गुण है इसमें, कल्पनाशीलता पाई जाती है, और स्वप्न दृष्टा है, दूरदर्शिता यानी दूर की सोचने वाला। सृजनात्मकता से संबंधित विशेष तथ्य हैं। एक बालक में लगभग 3 वर्ष की आयु यानी शैशवावस्था से सृजनात्मकता प्रारंभ हो जाती है, तथा 30 वर्ष की आयु में पूर्ण चरम सीमा पर होती हैं, तथा 60 वर्ष की आयु में वापस लगभग समाप्त हो जाती है। बालक में इसके विकास हेतु उसे कुछ नया करने हेतु तथा समस्या समाधान चुनौतीपूर्ण कार्य को प्रदान करना चाहिए। जिन परिवारों के बालकों को हौसला प्रोत्साहन मिलता है, वे बालक सृजनशील अधिक होते हैं। अरस्तु नामक विद्वान के अनुसार एक बालक को जब मानसिक रूप से दबाव में रखा जाता है, उसकी इच्छाओं का दमन होता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सृजनात्मकता नष्ट हो जाती है। बालक को विभिन्न प्रकार के इससे कार्य देना, जिसमें वह खराब बेकार वस्तुओं से कुछ उपयोगी सामान बना सके, तो यह सृजनात्मक भाव विकास में सहायक है। अब यही सृजनात्मकता की उपयोगिता, यह बालक को मौलिक परिणाम देने वाला बनाती हैं। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाने वाले बालक खेलों में विशेष नाम हो जाना, सामाजिक वातावरण में विशेष कार्य के प्रति बालक में पाया जाने वाला भाव है ये। और सृजनशीलता बालक को संगीत, नृत्य, साहित्य, खेल एवं अन्य रचनात्मक कार्यों में सफल बनाती है। अब सृजनशीलता का मापन करने के लिए टॉरेंस परीक्षण तथा बाकर मेहंदी परीक्षण उपयोग में लाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। विभिन्न परीक्षणों में शाब्दिक एवं अशाब्दिक व्यवहार होता है। विशेष रूप से
इनमें चित्रपूर्ति परीक्षण या वर्त से संबंधित विभिन्न आकृतियों का निर्माण करवाया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, संसार में सभी व्यक्ति अपने आप में अन्य से भिन्न होते हैं। इसके आधार पर व्यक्ति में पाए जाने वाले अंतर को ही वैयक्तिक विविधता कह सकते हैं। स्किनर के अनुसार कोई भी मापन योग्य विशेषता जैसे रंग, रूप, आकार, संरचना, नजरिया के आधार पर किसी व्यक्ति को अलग रूप में देखना ही व्यक्तिगत विभिन्नता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नता बुद्धिलब्धि, मानसिकता, धारण क्षमता आदि। बाह्य व्यक्तिगत विभिन्नता रंग, रूप, कद काठी, चाल डाल, व्यवहार, सामाजिक स्थिति, रुचि, अभिरुचि, आदत, कार्य प्रणाली, मनोवृत्ति आदि। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक लिंग संबंधी, वंशक्रम, वातावरण, सामाजिक स्तर, शिक्षा, कार्य, रुचियाँ, प्रशिक्षण, आयु, मित्र मंडली, खेल मैदान, ये व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक है। अब हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उपयोगी विधियाँ। सबसे पहली विधि प्रोजेक्ट या परियोजना विधि। इसके जनक है किलपैट्रिक और ये कार्य व्यवहार की भिन्नता के लिए उपयोगी है। किंडरगार्टन विधि, इसके जनक है फ्रोबेल और योग्यता के आधार पर ये स्वतंत्र रूप से होती हैं। मॉन्टेसरी विधि, इसके जनक है माया मॉन्टेसरी और ये विधि ज्ञानेंद्रिया एवं कर्मेंद्रिया कैसे कार्य करती हैं उसके आधार पर ये संचालन होती है। डाल्टन विधि, इसके जनक है हेलेना पारकास्ट। प्रत्येक बालक के सीखने की विधि भिन्न भिन्न होती है। बुनियादी या बेसिक शिक्षा विधि, इसके जनक है महात्मा गांधी। 1936 से 1939 में डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस प्रणाली के द्वारा बालक को भविष्य की दिशा और उसकी कार्य रुचि के आधार पर प्राप्त होती हैं। अब ये विशेष बालक, वे बालक जो सीखने एवं व्यवहार करने के दृष्टिकोण से भिन्नता प्रकट करते हैं उनको विशेष बालकों के रूप में जानते हैं। इन बालकों को राष्ट्र की धरोहर माना जाता है। इसमें जैसे प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, बाल अपराधी बालक, सृजनशील बालक और समस्यात्मक बालक। सबसे पहले हैं प्रतिभाशाली बालक। वे बालक जो कार्य व्यवहार के दृष्टिकोण से सभी कार्यों में अन्य बालकों की अपेक्षा श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, वे प्रतिभाशाली होते हैं। टर्मन एवं ओडन के अनुसार वे बालक प्रतिभाशाली होते हैं जो शारीरिक संगठन, शैक्षिक गतिविधियाँ एवं खेलकूद की बहुलताओं में श्रेष्ठ होते हैं। स्किनर एवं हरीमैन के अनुसार प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के नाम से आगे किया जाता है जो अन्य से श्रेष्ठ हैं। क्रो एंड क्रो की 2 परिभाषाएं हैं। वे बालक प्रतिभाशाली होते हैं जिनकी बुद्धिलब्धि 130 या उससे अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालक शैक्षिक कार्य, खेलकूद एवं शैक्षणिक गतिविधियों में सदैव आगे एवं श्रेष्ठ रहते हैं। अब यहीं प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं, इनकी बुद्धिलब्धि 140 या उससे अधिक होती है टर्मन के अनुसार। और प्रतिभाशाली बालकों के लिए बालकों में कार्यों के प्रति सकारात्मकता होती है और ये मिलनसार बालक होते हैं। इनका स्तर उच्चाकांक्षा स्तर होता है, उच्च समायोजन क्षमता पाई जाती है। इसमें कार्य प्रणाली की स्वतंत्रता का दृष्टिकोण और उच्च निर्णय क्षमता होती है। सहयोगी व्यवहार के बालक और श्रेष्ठ परिणाम देने वाले बालक होते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें प्रतिभाशाली बालक में कक्षा उन्नति सामान्य प्रकार से ही होनी चाहिए और सामान्य बालकों के साथ शिक्षण दिया जाना चाहिए। सामान्य से कुछ बड़ा या विस्तृत पाठ्यक्रम या शैक्षणिक गतिविधियों की संलग्नता। अभी पिछड़े बालक, किसी भी श्रेणी का बालक जब कार्य व्यवहार की दृष्टि से अन्य अपनी श्रेणी के बालकों की अपेक्षा कमजोर व्यवहार प्रदर्शित करता है तो वह पिछड़ा बालक कहलाता है। प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है यदि वह अपनी बुद्धिलब्धि की श्रेणी के अनुसार कार्य नहीं करता हो तथा पिछड़े बालक का अर्थ मंदबुद्धि नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
सिरिल बर्ड के अनुसार वे बालक पिछड़े होते हैं जो अपनी से छोटी कक्षा के उन कार्यों को नहीं कर पाते हैं जो अन्य के लिए सामान्य है। रोनल के अनुसार वे बालक पिछड़े होते हैं जो शैक्षिक व अन्य गतिविधियों में अपनी आयु स्तर के बालकों से उल्लेखनीय कमजोरी प्रदर्शित करते हैं। अब यहीं पिछड़े बालकों की विशेषताएं हैं। इनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 होती हैं और अपनी कक्षा के बालकों से दूर रहने लगते हैं। विद्यालय से पलायनवादी बन जाते हैं, विद्यालय से भागने वाले बन जाते हैं, कार्यों के प्रति रुचि का अभाव हो जाता है और सीखने की दिशा में कमजोरी प्रदर्शित करते हैं। पिछड़ेपन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? सामान्य कारक में सामान्य पिछड़ापन वह बालक जो सभी विषयों के समान रूप से कमजोरी प्रदर्शित करता हो, और विशेष पिछड़ापन में जब कोई बालक किसी एक विषय में विशेष रूप से कमजोर होता हो। पिछड़े बालकों के लिए किए जाने वाले योग्य जानकारी हैं। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। सामान्य बालकों की अपेक्षा कुछ छोटा पाठ्यक्रम होना चाहिए और पिछड़े बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। विशेष व्यवहार कुशल शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों में अभिसारी चिंतन पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिभाशाली बालकों में अभिसारी चिंतन पाया जाता है। मंदबुद्धि बालक वे होते हैं जो समाज में कुछ बालक वे होते हैं जो एक बार बता देने के बाद उस कार्य को उसी रूप में करने में असमर्थ होते हैं। उसे बालकों को मंदबुद्धि की संज्ञा दी जाती है। मंदबुद्धि बालक को मंगोलिज्म की संज्ञा दी जाती है। यानी मंदबुद्धि बालकों को मंगोलिज्म की संज्ञा दी जाती है। सर्वप्रथम 1913 ईस्वी में ब्रिटेन में ऐसे बालकों की पहचान की और ब्रिटेन ने ऐसे बालकों के विकास हेतु ब्रिटेन में एक एक्ट बनाया है। बेंटन डिफिशियंसी एक्ट है। क्रो के अनुसार इनकी परिभाषा है मंदबुद्धि की। वे बालक मंदबुद्धि होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। वर्तमान समय में अमेरिका की संस्था AAMD यानी अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशियंसी और संपूर्ण विश्व में मंदबुद्धि बालकों के विकासार्थ यानी प्रयासरत हैं। मंदबुद्धि की पहचान, मंदबुद्धि के लिए कार्य और राष्ट्र विशेष में विकास। अब यह मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं। टर्मन के अनुसार इनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 IQ होती हैं। किसी काम को बता देने के बाद भी कार्य करने में असफल होते हैं मंदबुद्धि बालक, और अन्य बालकों से मित्रता करने से डरता है। सभी प्रकार के वातावरण से भय खाते हैं तथा एकांत प्रिय होते हैं। ऐसे बालकों को सदैव भोजन की चिंता रहती है और कार्य करने में बहुत कम रुचि लेते हैं। परिजनों से भी दूरियां बनाकर रहते हैं। मंदबुद्धि बालकों के लिए ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ऐसे बालकों को ये मन से भय को दूर करने के लिए परिवार व समाज में प्रेम मिले, विमंदित विद्यालयों की व्यवस्था की जाए। विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा समाज के लिए इन बालकों को उचित निर्देशन प्रदान करना चाहिए और ऐसे बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे बालकों के विकास हेतु मनोवैज्ञानिक कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है बाल अपराधी बालक। जब किसी बालक के द्वारा कोई ऐसा कृत्य या कार्य किया जावे जो कि सामान्य या सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसार अनुचित हो, वह बाल अपराध की श्रेणी में आता है। स्किनर के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जब कोई ऐसा कार्य करता है जो वयस्क के द्वारा किए जाने पर दंडनीय हो, वह बाल अपराधी कहलाता है। हिली के अनुसार एक बालक के द्वारा सामाजिक आचरण से हटकर किया गया कार्य बाल अपराध है। और बाल अपराधी की विशेषताएं हैं
किसी भी बुद्धिलब्धि श्रेणी का बालक बाल अपराधी हो सकता है यदि वह समाज से हटकर व्यवहार करता है। ऐसे बालकों का शरीर संगठित, मजबूत तथा नसें उभरी हुई होती है। सामाजिक संसाधनों को हानि पहुंचाने वाले सार्वजनिक स्थलों और वाहनों आदि पर अपशब्द निकलना, अपनी कक्षा के बालकों को परेशान करना, व्यवस्थाओं में अव्यवस्था पैदा करने वाले और विद्यालय वातावरण को बिगाड़ने का काम करता है ये, और शिक्षण कार्यों में बाधा पैदा करना। हमें बाल अपराधी बालकों के लिए ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ऐसे बालकों को शारीरिक श्रम के कार्यों में संलग्न रखें और बाल सुधार गृहों की स्थापना की जाए। विशेष व्यवहार कुशल शिक्षकों की नियुक्ति की जाना, स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति के अवसर देना। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा देना और लाइक भी कर देना। इस चैनल पर राजस्थान भूगोल की मैराथन क्लास, राजस्थान के इतिहास की मैराथन क्लास और राजस्थान कला संस्कृति की मैराथन क्लास और भारत का संपूर्ण संविधान की मैराथन क्लास उपलब्ध कर दी गई है, और उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।